करें सर स्टार्ट? ओके. Hello, my dear aspirants. Welcome to Edulogics classes. My name is नेहा शर्मा और मैं आप लोगों को इंग्लिश में गाइड करने के लिए यहाँ पर हूँ. मैं लगभग 2012 से बैंक पीओ को इंग्लिश पढ़ा रही हूँ. ठीक है. और आज की क्लास में हम लोग जो हैं वो SBI जूनियर एसोसिएट्स 2022 की जो नोटिफिकेशन आने वाली है उससे रिलेटेड जो हमारा एग्ज़ाम है उसके बारे में बात करेंगे. यानी कि मैं आज की क्लास में जिस एग्ज़ाम के बारे में आप लोगों से बातचीत करने के लिए यहाँ पर आई हूँ वो एग्ज़ाम है आपका SBI क्लर्क प्रीलिम्स. ठीक है. इस एग्ज़ाम के बारे में बातचीत करने के लिए आज हम यहाँ पर हैं. ठीक है. तो आज की क्लास जो है वो पर्टिकुलरली बेस्ड रहेगी कि जो आपका प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके से आता है. ठीक है. मैं आपको एक बार पहले सारा एग्ज़ाम दिखाती हूँ. पहले सारा पेपर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है ये आपका 2021 का क्लरिकल एग्ज़ाम प्रीलिम्स मेमोरी बेस्ड. ठीक है. आप अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 to 7 में आप लोगों को क्या गिवन है. आप लोगों को एक अनसीन पैराग्राफ गिवन है. ठीक है. और हमें क्या करना है इस अनसीन पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ पर मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं. ठीक है. और हमें इन क्वेश्चंस के जो है वो आंसर देने हैं. ठीक. तो जो सबसे पहला सेक्शन अगर मैं आप लोगों से बात करूं, एक सेक्शन जो आपको बैंक के एग्जाम में जरूर दिखाई देता है वो सेक्शन है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन. मतलब कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आने ही आने वाला है. ठीक है. इसके अलावा एक और सेक्शन जो आप लोगों को जरूर दिखाई दे जाता है, मैं आपको लेकर चलती हूँ सेक्शन की तरफ भी. यहाँ से हम लोग देखेंगे ये जो क्वेश्चन नंबर 8 to 12 आप लोगों से पूछा हुआ है. आपको बोल रखा है कि हर एक सेंटेंस जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड है और हर एक पार्ट में जो है वो कुछ ना कुछ एरर हो सकती है और आपको जो है वो एरेनियस पैटर्न जो है वो चूज करना है. इसका मतलब एक सेक्शन जो मेरे पास आता है वो आता है एरर डिटेक्शन. एरर डिटेक्शन को 2 पैटर्न पर पूछा जाता है. एक कॉमन एरर्स के पैटर्न पर और दूसरा फ्रेज रिप्लेसमेंट के पैटर्न पर. ठीक है. कॉमन एरर और फ्रेज रिप्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है. यहाँ पर आपको पूरा सेंटेंस दे दिया गया, आपको नहीं पता कि कौन से पार्ट में एरर है और सॉल्यूशन के तौर पर आपको एरर बताना भी नहीं है, आपको बस वो पार्ट बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है. ठीक है. और इसी का जो दूसरा हम बोल सकते हैं कि जो सेक्शन आप लोगों से पूछा जा सकता है एरर पर बेस्ड ही, वो कुछ मैं आपको दिखाती हूँ. कुछ इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13 to 16 में क्या है, आपको एक सेक्शन दिया गया है सेंटेंस का जो कि बोल्ड लेटर में है. ठीक है. अब ये जो बोल्ड लेटर सेक्शन है ना इसमें एरर है. ठीक है. और आपको जो है ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं. इन पांचों में से एक ऑप्शन के साथ मुझे जो है इस एरर वाले पार्ट को रिप्लेस करना है. और अगर मुझे लगता है कि इसमें कोई एरर नहीं है तो हमने इसका आंसर दे देना है नो इम्प्रूवमेंट. ठीक है. अगला जो सेक्शन आप लोगों से पूछा जाता है यूजुअली क्लरिकल एग्जाम में वो है आपका लेट मी शो यू ये सेक्शन. ठीक है. इसको हम लोग बोल देते हैं क्लोज टेस्ट. आप देख पा रहे हैं कि हमें एक अनसीन पैराग्राफ दे रखा है बट इस अनसीन पैराग्राफ में जगह जगह पर आपको कुछ ब्लैंक दिखाई दे रहे हैं. ठीक है. और अगर मैं आपको इससे नेक्स्ट स्लाइड पर लेके जाऊं तो हर एक ब्लैंक को फिल करने के लिए ब्लैंक ए को फिल करने के लिए कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, फिर ब्लैंक बी को फिल करने के लिए मुझे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं. एक ये सेक्शन आप लोगों से पूछा जा सकता है. ठीक है. आज की क्लास में एक और सेक्शन जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं वो ये सेक्शन है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 23 to 26 आपको क्या दे रखा है, एक सेंटेंस बट आपको कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं बट दे आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर. मुझे क्या करना है, इनको केयरफुली पढ़ना है और इनको रीअरेंज करना है ताकि मैं एक मीनिंगफुल और कोहेरेंट पैराग्राफ जो है वो बना सकूं. ठीक है. तो अगर मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताऊं तो आप लोगों से पूछा जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आप लोगों से पूछा जाता है एरर डिटेक्शन,
आपसे पूछा जा सकता है फ्रेज रिप्लेसमेंट, आप लोगों से पूछा जा सकता है क्लोज टेस्ट, और हमसे पूछा जा सकता है क्या, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो ये 5 सेक्शन आपको एग्जाम में गिवन हो सकते हैं। आज की क्लास में हम इन्हीं पांचों सेक्शन के ऊपर जो है वो बात करेंगे, और आज का जो पेपर है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है, ताकि हम लोगों को एक आइडिया लगे कि किस तरीके से हमें जो है वो अपने एग्जाम को सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको अलग अलग अप्रोचेस बता सकती हूँ इसको सॉल्व करने की। आज जो है हम स्ट्रेट अवे अप्रोच लेकर चलेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हालांकि ये बहुत वाइज अप्रोच नहीं है कि हमेशा आप पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें, ठीक है, बट क्योंकि हमें कई सारे पेपर सॉल्व करके देखने हैं, तो हम अलग अलग जो है वो अप्रोचेस यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम यही अप्रोच लेके चलते हैं कि पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड पूछा हुआ है, ठीक है। जब भी आप एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे हैं तो देयर कुड बी 2 पॉसिबल अप्रोचेस। एक जो अप्रोच है वो है क्वेश्चन फर्स्ट, एक जो अप्रोच है इसको हम लोग बोल देते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, और एक जो अप्रोच है इसको हम लोग बोल देते हैं पैराग्राफ फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट और पैराग्राफ फर्स्ट, ठीक है। आज की क्लास में जो हम अप्रोच डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं बेटे, पहले हम लोग जो आपका पैराग्राफ है उसको ना पढ़कर पहले हम लोग ना क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को पढ़ के भी देयर कुड बी डिफरेंट वेज। या तो मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ, या तो मैं सारे क्वेश्चंस को एक बार देखकर उनके कुछ कीवर्ड्स बनाकर फिर जो है मैं पूरे पैराग्राफ को थरली पढ़ सकती हूँ। जहां मुझे किसी क्वेश्चन का आंसर दिखाई दे जाए वहां पर रुककर हम पैराग्राफ को पढ़ लेंगे और क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो दे देंगे, ठीक है। तो लाइए चलिए फर्स्ट पैराग्राफ अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो मुझे दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर शुड बी प्रायोरिटाइज्ड। शुड बी प्रायोरिटाइज किसी मेजर के बारे में बात की गई है, और प्रायोरिटाइज करने के बारे में बात की गई है, ठीक है। और एक चीज की तरफ और ध्यान देना है, एज पर द ऑथर। जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको अपना दिमाग यूज नहीं करना है, ठीक है। आपको जो चीज पैराग्राफ में दी गई है, दिमाग का मतलब यह है कि मुझे कॉमन सेंस नहीं लगानी है यहाँ पर, ठीक है। जो चीज पैराग्राफ में दी गई है, पैराग्राफ से मैं क्या क्या बातें इन्फ्लुएंस कर पा रही हूँ उन्हीं से रिलेटेड जो है वो मुझे आंसर देने हैं। तो पहले में मुझसे कुछ प्रायोरिटाइज करने की बात हो रही है। आप लोग जो है अपने साथ एक नोटबुक और पेन ले लें, और ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके सीक्वेंस नंबर डाल लें, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के सामने जो जो वर्ड मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उनको लिखते चलिए। जैसे पहले क्वेश्चन के सामने आप लिख लीजिए शुड बी पीरियोडाइज्ड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में जो मुझसे बात की जा रही है, कुछ ऑब्स्टेकल्स की बात की जा रही है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को फेस करने पड़ रहे हैं। तो आप लोग 2 वर्ड्स लिख लीजिए। एक लिख लीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड के सामने ऑब्स्टेकल, और दूसरा लिख लीजिए इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को जो है वो किसी टारगेट्स के बारे में बात की जा रही है, और एक ईयर दे रखा है 2030। तो टारगेट 2030 को हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 के सामने नोट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बात की जा रही है किसी डाइवर्स टेक्नोलॉजी मिक्स की, ठीक है। किसी डाइवर्स टेक्नोलॉजी मिक्स की बात की जा रही है, तो आप केवल डाइवर्स टेक्नोलॉजी मिक्स को जो है इसका कीवर्ड बनाएंगे, डाइवर्स टेक्नोलॉजी मिक्स। ये जो कीवर्ड्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये आपको सीधे सीधे आंसर तो नहीं देंगे, बट ये आपको ये जरूर बता देंगे कि पैराग्राफ में आंसर आपको निकालना कहाँ से है, ठीक है। आंसर निकालना थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे एंटोनिम पूछा हुआ है रेसिलेंस का। इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि रेसिलेंस आपको पैराग्राफ में बोल्ड लेटर में ऑलरेडी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं इनको इन्फर किया जा सकता है पैसेज से। अब यहाँ पर एक बात आपको समझने की ज़रूरत है। जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना, इसमें क्वेश्चंस 3 टाइप के आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस वो होते हैं जो सीधे सीधे किसी वर्ड से हमें मिल जाते हैं, ठीक है, या फिर किसी वर्ड के नियर वर्ड से मुझे मिल जाते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, दूसरे जो होते हैं वो आपके होते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें एक तो आपके पास आता है इन्फ्रेंस का क्वेश्चन, ठीक है, कि आप इस पैराग्राफ से क्या इन्फ्रेंस कर पा रहे हैं। एक आप लोगों के पास आता है ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन, एक आता है आपके पास टाइटल वाला क्वेश्चन, और एक आप लोगों के पास आता है सेंट्रल आइडिया वाला क्वेश्चन, ठीक है। जो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, वो आप जैसे जैसे पैराग्राफ को पढ़ते जा रहे हैं वो आपके डायरेक्ट सोल्व होते जाएंगे, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है वो आपको कब सोल्व करने हैं, जब आप पूरा पैराग्राफ सोल्व कर चुके हो ना, सारे डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर आप दे चुके हो, उसके बाद आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने शुरू करने हैं, ठीक है। और फिर आप लोगों के पास क्वेश्चन आता है किसका, वोकैबुलरी का, ठीक है। वोकैबुलरी भी डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, इसके लिए भी हमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो लाइए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 तरीके के क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन जो हमें सीधे सीधे पैराग्राफ को पढ़ते पढ़ते मिल जाएंगे। इनडायरेक्ट क्वेश्चन जब मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया उसके बाद मैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस करने स्टार्ट करूंगी। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिनका सीधा एक लाइन या 2 लाइन या एक पैराग्राफ से मीनिंग नहीं निकल पाता है। इनको सॉल्व करने के लिए हमें पूरे पैराग्राफ की जो नॉलेज है वो होनी जरूरी होती है, ठीक है। और तीसरे होते हैं आपके वोकैबुलरी के क्वेश्चन। और जो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है उसमें आप लोगों से एंटोनिम पूछा गया है, सिनोनिम पूछा गया है रेसोल्यूशन का। फिर से सिनोनिम या एंटोनिम वाले क्वेश्चन के कीवर्ड लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जो है वो हमारे पास कीवर्ड है, यानी कि कीवर्ड का क्या फायदा होता है। कीवर्ड का फायदा ये होता है कि कहीं ना कहीं आप लोग जो है वो टारगेटेड स्टडी करते हैं, ठीक है। टारगेटेड स्टडी का मतलब ये है कि मैं रैंडम नहीं पैराग्राफ को पढ़ रही हूँ, मेरे दिमाग में कुछ वर्ड्स हैं जो मुझे फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो लाइए चलिए पैराग्राफ को पढ़ने की शुरुआत की जाए। और हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमसे किसी लास्ट डिकेड में इंडिया ने कोई इनोवेटिव अप्रोचेस यूज किए हैं, कौन से कंटेक्स्ट में, रीन्यूएबल एनर्जी के कंटेक्स्ट में कुछ मेजर्स लिए गए हैं, ठीक है। इनमें से कुछ हैं जिनको गेम चेंजर बोला गया, कोई 3 है जिनको गेम चेंजर बोला गया, उसके बारे में ये पैराग्राफ है, ठीक है। और इनको बताया गया है कि एक तो कोई टैरिफ बंडिंग पॉलिसी, ठीक है। दूसरा जो है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आई हैं, ठीक। और तीसरा क्या है कि हम लोग प्रमोट कर रहे हैं सोलर पार्क्स को, ताकि जो स्केल और डेवलपमेंट है वो अचीव किया जा सके। और जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है उनकी जो पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म है उसको जो है वो फिर से डी रिस्क किया जा सके, ठीक है। कुछ इन बातों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। मोर रिसेंटली रेगुलेटर्स इम्प्लीमेंटेड न्यू इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सच एज रियल टाइम मार्केट करके कुछ हमारे पास प्लेटफॉर्म आया है, ठीक है। एज वी प्रिपेयर फॉर द decade long marathon, we recommend 3 critical priorities that must form the core of the next phase of India's energy transition. सबसे पहली जो चीज हमें दी गई है वो दी गई है डाइवर्स टेक्नोलॉजी मिक्स। डाइवर्स टेक्नोलॉजी मिक्स को मैं जैसे ही पढ़ रही हूँ मुझे जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, ठीक है। पर चलो क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे फिर से मैं आपसे 2 अप्रोचेस की बात करती हूँ। जब भी आप लोग जो है कोई डायरेक्ट कीवर्ड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो 2 तरीके हो सकते हैं। पहला ये हो सकता है कि हम लोग जो है वो क्वेश्चन
से पहले पैराग्राफ जहां पर दे रखे हैं उन वर्ड्स को पढ़ लें, उन सेंटेंसेस को पढ़ लें, फिर क्वेश्चन पे जाएं, उसके ऑप्शन को देखें। बट इसका एक ड्रॉबैक है, अगर मैं पहले ही पैराग्राफ को पढ़ रही हूँ, फिर मैं क्वेश्चन के पास जा रही हूँ, ऑप्शन देख रही हूँ, तो हो सकता है कि जो क्वेश्चन में टेक्स्ट था ना वो मैं भूल जाऊँ। क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि आप अंडर प्रेशर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आपको लगातार जो है वो घड़ी टिक 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 चलती हुई दिखाई दे रही है। तो मेरे पास ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है कि मैं पहले जाकर ना क्वेश्चन को देखूं, मैं पहले जाकर क्वेश्चन को देखती हूँ और क्वेश्चन के ऑप्शन देखती हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द ऑथर इम्प्लाई व्हेन ही प्रपोजिंग बिल्डिंग अ डाइवर्स टेक्नोलॉजी मिक्स। ऑथर का क्या मतलब है जब वो डाइवर्स टेक्नोलॉजी मिक्स की बात कर रहा है, तो ऑथर का मतलब क्या है ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है मुझे वो ये दे रखा है कि इंडिया कैन लिवरेज its geographical diversity to utilize multiple alternative energy uses. दूसरा क्या दे रखा है कि demand for energy in a country as big as our is huge and variety of technology would be needed. तीसरा ऑप्शन दे रखा है energy needs a lot of flexibility in terms of method to be tried to help electricity reach household. फोर्थ ऑप्शन दे रखा है टेक्नोलॉजी लाइक फ्लोटिंग सोलर पार्क्स हैव अ ह्यूज पोटेंशियल इन इंडिया। चलिए, चारों ऑप्शन हमने देख लिए हैं। अब चलते हैं इस पैराग्राफ की तरफ जहां पर आपको ये वर्ड लिखा हुआ मिल रहा है, डाइवर्सिफाई आवर टेक्नोलॉजी मिक्स वुड नॉट ओनली ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी, डाइवर्स टेक्नोलॉजी मिक्स यहां से मिलेगा। हमें क्या करना है, डाइवर्स टेक्नोलॉजी मिक्स बनाना है। ठीक है, कैसे? इन रिसेंट ईयर यूटिलिटी स्केल सोलर पीवी हैज इमर्ज्ड एज द मोस्ट प्रेफर्ड technology choice as policymaker target cost reduction and economic of scales. यहाँ से मुझे कुछ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रायोरिटीज की बात हो रही है। India has huge potential to promote alternative technology and applications such as rooftop and floating solar, decentralized onshore wind, offshore wind, small hydro and biomass. For perspective, decentralized onshore wind projects of up to 50 megawatt could tap underutilized state transmission नेटवर्क इन द विंडी स्टेट्स। बोल रहे हैं कि जो आपके विंडी स्टेट्स हैं, मतलब जहाँ पर हवा ज़्यादा चलती है, विंड फ्लो ज़्यादा होता है, वहाँ पर जो है हम कौन सा तरीका यूज कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइज ऑनशोर विंड प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि तमिलनाडु और गुजरात। ठीक है, वहीं पर आपको बोला जा सकता है कि जो फ्लोटिंग सोलर है, इनका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कहाँ पर, ईस्टर्न स्टेट। यानी कि हम बोल रहे हैं कि जो विंडी स्टेट है इनके लिए अलग अप्रोच लगानी पड़ेगी और जो आपके ईस्टर्न स्टेट है उनके लिए अलग अप्रोच जो है वो हमें लगानी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं, अगर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए फर्स्ट ऑप्शन को एक बार पढ़ के देखें, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम लोग जो है फर्स्ट ऑप्शन को अगर एक बार पढ़ के देखते हैं कि इंडिया कैन लिवरेज इट्स जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी टू यूटिलाइज मल्टीपल ऑल्टरनेटिव एनर्जी यूजेस। अलग अलग जो एनर्जी यूजेस है ना, वो हमें अपनी जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी को यूज करना पड़ेगा कि हम अलग अलग जो है वहां पर मल्टीपल एनर्जी यूजेस जो है वो अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो ए लगना चाहिए। जहां पर आपको डाइवर्स टेक्नोलॉजी मिक्स वर्ड दे रखा है, वहीं पर इसको बहुत अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर 1, ऑप्शन ए आंसर नंबर 1। और यहाँ पर मुझे एक और बात दी गई है, अगर मैं फर्स्ट पेज पर ही बात कर रही हूँ, 3 क्रिटिकल प्रायोरिटीज दैट मस्ट फॉर्म, यानी कि जो मैंने अभी अभी पैराग्राफ पढ़ा है ना, यहीं से मुझे जो है आपके क्वेश्चन नंबर 1 का भी आंसर मिलना चाहिए। किन्हीं प्रायोरिटीज की बात की जा रही है। ठीक है, पहला क्या बता रखा है, यूटिलिटी स्केल सोलर हैज एमर्ज मोस्ट प्रेफर्ड टेक्नोलॉजी, पॉलिसी मेकर टारगेटेड कॉस्ट रिडक्शन,
इंडिया हैज ह्यूज पोटेंशियल टू प्रमोट ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, लाइए क्वेश्चन नंबर 1 का भी आंसर हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, हम लोगों को क्लियरली बता रखा है कि हम लोग जो है वो कैसे कौन कौन से मेजर जो है उनको प्रायोरिटीज पे रखेंगे। डाइवर्सिफाइंग अवर टेक्नोलॉजी मिक्स, एक ही पैराग्राफ मैंने पढ़ा और वहां से मुझे मेरे 2 क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी मिल गया और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी जो है वो हमें बहुत आसानी से जो है वो मिल गया यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट वाली जो अप्रोच होती है ना, उसमें क्या फायदा है कि आपको पूरे पैराग्राफ का खास मीनिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप लोग सिर्फ क्या करें, कर्जरी ग्लांस से पैराग्राफ को देखते रहे। हाँ, जहाँ पे मुझे अपना कोई पर्टिकुलर कीवर्ड मिल जाए वहां पर आसपास के सेंटेंसेस को जरूर हमें ध्यान से जो है वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हमें एक ईयर दिया गया है 2030। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मुझे एक ईयर दिया गया है 2030। ये देखिए 2030 टारगेट रिक्वायर फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, इम्प्रूव इम्प्लीमेंटेशन एफिशिएंसी, स्ट्रेंथन प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस, एनहांस ट्रांसपेरेंसी। ये आपको एक और क्वेश्चन का आंसर यहाँ से बनाकर देगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 के अगर आप ऑप्शन देखते हो तो हमें प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो तेज करनी चाहिए। जो अलग अलग चैलेंजेस हैं उनके लिए टाइमली सॉल्यूशन बनाना चाहिए। हमें जो है अपने रिसोर्स पोटेंशियल और ग्रिड एलोकेशन को जो है वो इम्प्रूव करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, फिफ्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आपका जो पैराग्राफ है उसमें ये सारी बातें आपको दे रखी हैं। अगर आप ध्यान से देखो, हमें जो है फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट यानी कि एक्सपीडिएट करना चाहिए, एफिशिएंसी इंप्रूव करनी चाहिए, प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस को स्ट्रेंथन करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी चाहिए। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके इसमें क्योंकि मुझे सारे ही ऑप्शन मिल रहे हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, और हमसे कहीं न कहीं इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ की बात की गई है। हम ढूँढते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ के बारे में कुछ हम लोगों को मिल रहा है क्या? यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। देयरफॉर एडवांटेज टेक्नोलॉजी, सेकंड सपोर्ट रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़। ठीक है, फाइंड इट डिफिकल्ट। ठीक है, यानी कि इनकी डिफिकल्टीज के बारे में बात की जा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर और क्वेश्चन नंबर 2 के जो ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन है, इनका जो है वो बजट काफी टाइट है, एज दे आर ऑलरेडी रीलिंग अंडर डेट। ऑलरेडी इनको जो है वो क्योंकि कर्जे में है तो ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। पॉलिसी मेजर बीइंग टेकन इन सम स्टेट्स prove to go against the procurement of large consumers of electricity already have cheaper sources. Most of the discoms are only interested in serving the need of the consumer, जो है वो ज़्यादा पैसा पे कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोगों को आंसर देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 वाले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं हम लोग। ये रहा, डिफिकल्ट टू इंक्रीज शेयर ऑफ रिन्यूएबल, ओनली 4 स्टेट्स और मेट। क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, सम स्टेट्स हैव मेड डिफिकल्ट फॉर लार्ज कंज्यूमर टू शिफ्ट टू चीपर। 12% टोटल इंस्टॉल यूटिलिटी जो है वो अंडर ओपन एक्सेस टुडे। Therefore, Discom could not take advantage of technological and market development to serve the need of high-paying consumer, further freeing Discoms from contract with old and inefficient coal plants. ठीक है, इसका जो अगर मैं आंसर बनाती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का, कौन सा ऑब्स्टेकल है, कौन सा ऑब्स्टेकल है कि काफी सारे जो स्टेट्स हैं
हमें बजट के बारे में कुछ खास ऐसा मेंशन नहीं है, ठीक है। काफी सारे जो large consumer of electricity already hence do not wish uh, uh, uh. चीपर वाला भी हम लोगों को कोई ऑप्शन दिया गया है, एक बार वो हम पढ़ के कंफर्म कर लें कि वो है या नहीं है, अदरवाइज हमें इसका आंसर मिल चुका है। एडवर्स पॉलिसी मेजर इन सम स्टेट्स हैव मेड इट डिफिकल्ट फॉर लार्ज, अच्छा ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो जाता है। हमारा जो इसका आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमें बता रहे हैं कि जो लार्ज स्केल है उनके लिए डिफिकल्ट हो रहा है चीपर रिसोर्सेज की तरफ जाना, तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाता है। टाइट बजट्स, हमसे डेट की कहीं पर बात नहीं की गई है, तो डेट वाला ऑप्शन भी जो है वो हमारा एलिमिनेट हो जाता है। ज़्यादातर जो डिस्कॉम्स हैं वो केवल हायर पे प्राइसेस वाले कस्टमर्स के लिए ही काम करना चाहते हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर इसका बनता है वो बनता है बी, द पॉलिसी मेजर्स बीन टेकन इन सम स्टेट्स, क्लियरली दे रखा है कि हमसे कुछ एक स्टेट्स की बात की गई है, केवल 4 स्टेट जो हैं वो अपने टारगेट को फुलफिल कर पाए हैं, बाकी सब जो हैं वो रह चुके हैं, ठीक है। क्लियरली आपको ये लाइन दे रखी है, बाकी सारे जो स्टेट 4 पूरे कर पाए हैं, बाकी सबकी जो एडवर्स पॉलिसी मेजर्स हैं वो बहुत डिफिकल्ट हो गए लार्ज कंज्यूमर्स के लिए, ठीक है जी। अब बचे हमारे वोकैबलरी वाले क्वेश्चन। वोकैबलरी में जो हमको वर्ड दे रखा है वो है रेसिलेंस, और हमसे रेसिलेंस का जो है वो एंटोनिम पूछा गया है, ठीक है। चलते हैं रेसिलेंस की तरफ। रेसिलेंस, ये रहा रेसिलेंस वर्ड। एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप किसी वर्ड का मीनिंग बता रहे हो ना, तो पैराग्राफ के कंटेक्स्ट में उसका मीनिंग बताना है, आपने उसका जनरल मीनिंग नहीं बताना है, ठीक है। Our technology mix would not only offer flexibility and resilience to our power system. यहाँ पर resilience का मतलब कहीं ना कहीं क्या है, strength, ठीक है। रेसिलेंस का वैसे एक्चुअल मतलब होता है पावर टू बाउंस बैक, अगर हम किन्हीं कारणों से पीछे रह जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं सही तरीके से, तो जब हम बाउंस बैक करके आगे आते हैं उस काम को दोबारा करने के लिए और अच्छा परफॉर्म करने के लिए, तो वहां पर रेसिलेंस वर्ड जो है वो यूज करना अप्रोप्रिएट होता है। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं हम लोग। पहला है बाउंस बैक, तो बाउंस बैक तो इसका मीनिंग हो गया, एंटोनिम नहीं हो सकता। फ्लेक्सिबिलिटी, रेसिलेंस एक पॉजिटिव वर्ड है और फ्लेक्सिबिलिटी भी एक पॉजिटिव वर्ड है। अनअफेक्टेड, रेसिलेंस एक नाउन है, रेसिलेंस जो वर्ड है एक नाउन है, अनअफेक्टेड जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है। एक बात का ध्यान रखना है कि नाउन का सिनोनिम या एंटोनिम हमेशा नाउन ही होगा, तो यहाँ पर जो सही वर्ड हमारे पास निकल कर आता है वो है वल्नरेबिलिटी, ठीक है। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक तरीके से वीकनेस, कि अगर किसी को हम इजीली हार्म कर सकते हैं तो वो वल्नरेबल है, ठीक है। तो वल्नरेबिलिटी का मतलब वीकनेस होता है, तो रेसिलेंस का मतलब स्ट्रेंथ टू बाउंस बैक होता है, तो इस हिसाब से रेसिलेंस का जो एंटोनिम है वो मुझे बनाना चाहिए क्या, वल्नरेबिलिटी, ठीक है। एक सिनोनिम का क्वेश्चन भी पूछा गया है, वो और कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारे इनडायरेक्ट क्वेश्चन है वो हमें वैसे भी लास्ट में करने चाहिए, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है सिनोनिम, और सिनोनिम किसका पूछा गया है, रेसोल्यूशन का। तो रेसोल्यूशन जो है वो आपको पैराग्राफ में जहां पर दे रखा है वहां पहुंच जाते हैं। इतने तक मैं आपको रेसोल्यूशन का जनरल मीनिंग भी बता देती हूँ। हम लोग बोलते हैं कि मैंने न्यू ईयर रेसोल्यूशन लिया है, तो न्यू ईयर रेसोल्यूशन क्या होता है, एक बात आने वाले साल में जिसके ऊपर हम लोग टिके रहने वाले हैं, जिसको लेके हम लोग डिटरमाइंड है, ठीक है। तो देखिए,
It also calls for creation of mechanism for a quicker resolution to changes on power purchase contracts, कि हम लोग जो है वो अपने जो पावर परचेज कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको घड़ी-घड़ी जो है वो बदले नहीं, ठीक है? तो उनके ऊपर जो है वो हम स्टेबल रहें। तो कहीं न कहीं रेज़ोल्यूशन का जो मतलब है वो स्टेबिलिटी होता है, ठीक है? और फिर से मैं आपको बताती हूँ कि जो रेज़ोल्यूशन वर्ड है, ये क्या है? अपने आप में एक नाउन है। तो नाउन का सिनोनिम या एंटोनिम एक नाउन ही होना चाहिए। तो यहाँ पर जो रेज़ोल्यूशन वर्ड है उसका जो सिनोनिम है वो क्या आएगा? डिटरमाइन, ठीक है? डिटरमाइन जो है इसका सिनोनिम बनेगा। आई एम सो सॉरी, अगर यहाँ पर डिटर्मिनेशन होता, डिटर्मिनेशन तो ही इसका सॉल्यूशन बन सकता था, क्योंकि रेज़ोल्यूशन एक नाउन है तो हमें इसका सिनोनिम भी जो है वो नाउन ही चाहिए। तो डिटर्मिनेशन अगर होता तो हम ज़रूर बना देते। अब बाकी के तीनों वर्ड डिटरमाइन, रेस्क्यू और एस्केप तीनों के तीनों जो हैं वो वर्ब हैं, तो इसका राइट आंसर बनेगा सॉल्यूशन, ठीक है? यहाँ पर रेज़ोल्यूशन का जो हमें राइट आंसर देना है। अगेन जैसे कि मैं आपसे बोल ही रही थी कि काफ़ी सारी बार जो होता है कि पैराग्राफ का जो एग्ज़ैक्ट मीनिंग है वो कुछ और होता है, ठीक है? पर अगर हम उसको किसी वर्ड का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो कुछ और होता है, बट अगर हम उसको पैराग्राफ के कंटेक्स्ट में देखते हैं तो हमारा जो रियल मीनिंग है वो निकल के कुछ और आता है। हमेशा ध्यान रखिए वोकैब्युलरी को करने का सबसे पहला जो तरीका है, सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि हमको ये चेक करना है कि जिस वर्ड का हम लोग मीनिंग निकाल रहे हैं, क्या वो वर्ड एक नाउन है? क्या वो वर्ड एक वर्ब है? क्या वो वर्ड एक एडजेक्टिव है? तो अगर एडजेक्टिव है तो उसका सिनोनिम और एंटोनिम एडजेक्टिव होगा, नाउन है तो उसका सिनोनिम और एंटोनिम नाउन होगा, ठीक है? अब बचा सिर्फ हमारे पास एक क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्योंकि मैं बाकी सारे क्वेश्चन कर चुकी हूँ तो मुझे ना एक आइडिया लग गया कि अच्छा इस पैराग्राफ में क्या-क्या बातें हो रही हैं, ठीक है? तो हम क्या-क्या इन्फर कर सकते हैं, ठीक है? और हमें वो ऑप्शन बताना है जो नॉट ट्रू है। ये बिल्कुल हो सकता है कि जो इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी के से जो रिलेटेड चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके लिए हम लोग जो हैं वो हमें एक डेडिकेटेड एंटिटी चाहिए, ये हम इससे इन्फर। अच्छा, इन्फर का मतलब क्या होता है? इन्फर का मतलब होता है काफ़ी सारी बार ये बात हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड दे नहीं रखी है। इन्फर मतलब हम क्या समझ पाए हैं, हमने क्या मीनिंग निकाला है पैराग्राफ से, ठीक है? इंडिया जो है वो बिल्कुल कमिटेड है, इंडिया बिल्कुल कमिटेड है अपने सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम किया जा रहा है। हमें जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए नए फ्रेमवर्क करने चाहिए। पार्शली इंडेक्स्ड आरई टैरिफ आर नॉट एन इमीडिएट सॉल्यूशन, बट ये तो हमें शुरू में दिया गया है कि जो ये टैरिफ्स हैं ये एक इमीडिएट सॉल्यूशन हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए, देखो टैरिफ बंडिंग जो है ये इमीडिएट सॉल्यूशन हो सकती है, ठीक है? इसको ये नोट बोल रहा है, यानी कि अगर मुझे नोट करेक्ट वाला जो आंसर बताना है वो मेरा आंसर जो है वो क्या हो जाने वाला है, वो हो जाने वाला है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। तो हमसे ये पूछा गया है आपको चूज करना है विच वन इज नॉट ट्रू, तो विच वन इज नॉट ट्रू, डी इज नॉट ट्रू, ठीक है? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या बनाया? इसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनाया है, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हम देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बना भी रहे हैं ना, तो कोई ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं हो जा रहा है हम लोगों के लिए। बस एक जनरल रीडिंग स्किल्स मेरी जो है वो ठीक-ठाक होनी चाहिए, ठीक है? आप आराम से ये सेक्शन कर ले जाएँगे, ठीक? अब अगला क्वेश्चन में क्या आपको एरर डिटेक्ट करनी है। एक सेंटेंस आपको दे रखा है, इसको आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके दे रखा है, ठीक है? ये जो आपका सेक्शन है, ये प्योरली बेस्ड होता है ग्रामर के ऊपर। ग्रामेटिकल एरर आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है? जब हम लोग अपने रेगुलर कोर्स में आएँगे, ठीक है? जब हम लोग
कोर्स इसका स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल हम इन सारे फैक्टर्स के ऊपर जो है वो बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। पहला सेंटेंस है, मैं पढ़ रही हूँ। ए पार्ट है द ट्रेंड इंडिकेट्स, ट्रेंड के साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, ठीक है। बोरोवर्स इनकम, हैव बीन, इनकम्स प्लूरल है तो बीन हैव ठीक लिखा हुआ है। हैव बीन इंसुलेटेड सो फार फ्रॉम द थर्ड वेव ऑफ पैंडेमिक अनलेस व्हाट वाज सीन। अच्छा, थर्ड वेव का कंपैरिजन किया जा रहा है पहली दो के साथ। तो जब आप दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो ये जो वर्ड है वो अनलेस नहीं लगता, वो क्या लगता है, अनलाइक। जब हम दो सिचुएशंस को एक जैसा बताना चाहते हैं तो लाइक बोलते हैं, एक दूसरे के अपोजिट बोलना चाहते हैं तो अनलाइक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। पॉवर्टी इज जस्ट नॉट अ लैक, एक मिनट, जो राइट फ्रेज होती है वो जस्ट नोट नहीं होती, क्या होती है, नॉट जस्ट। पॉवर्टी इज नॉट जस्ट अ लैक ऑफ इनकम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ए में ग्रामेटिकल एरर है। क्वेश्चन नंबर 10, द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली सेलिब्रेटेड आजादी का अमृत महोत्सव इन कला कुंभ। अच्छा, आर्टिस्ट वर्कशॉप, अगर हम किसी आर्टिस्ट वर्कशॉप के साथ कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वहां पर इन नहीं बोलना। अगर हम किसी के साथ मिलकर कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वहां पर इन नहीं आना चाहिए, वहां पर क्या आना चाहिए, विथ। तो प्रपोजिशन की एरर है, आंसर नंबर डी विल बी द right answer. Option number D will be the right answer. A decent strategy would be to keep the interaction online for as long as feasible. जो पूरी फ्रेज बनेगी वो बनेगी as long as, ठीक है। तो आंसर बी, ऑप्शन बी में ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है। वेल मेकअप मे गिव यू द ग्लैम लुक, सही है, मे के साथ फर्स्ट फॉर्म, बट देयर आर चांसेस दैट योर स्किन मे एंड अप लुकिंग डल इफ यू हैव नॉट मेंटेन्ड, हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, इफ ठीक लगा हुआ है, अ बैलेंस्ड डाइट। ओके, एक बार फिर से देखते हैं हम इस ऑप्शन को। क्वेश्चन नंबर, अच्छा अभी क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा बीच में रह गया। अ डिसेंट स्ट्रेटजी वुड बी, ये हो चुका है। A decent strategy would be to keep online as long as वाला था ये। Well, makeup may give you the glam look, but there are chances। इस सेंटेंस में कोई एरर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसका ऑप्शन नंबर ई मिसिंग है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा नो एरर। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। आपको मे के साथ फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, दो अपोजिट सेंटेंसेस हैं तो बट का यूज करना बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है। पॉसिबिलिटी के लिए फिर से मे लगा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म इसके साथ ठीक दे रखी है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म ठीक दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो है नो एरर। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 13 से क्या हो रहा है, ये मुझे बोल्ड लेटर में एक एरिया दे रखा है, मुझे इसको करेक्ट करना है। अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड रिक्वायर कंज्यूम अ डेली डोज। जो रिक्वायर जो वर्ब है ना, रिक्वायर एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद हमें जीरंड का यूज करना चाहिए। जीरंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर मुझे कंज्यूम की बजाय कंज्यूमिंग चाहिए। तो कंज्यूमिंग वाले दो ऑप्शन है, पहला और दूसरा, यानी कि थर्ड और फोर्थ को मैं एलिमिनेट कर सकती हूँ। जब आप फ्रेज रिप्लेसमेंट का सेक्शन करें तो सिलेक्शन के साथ साथ आप लोग जो है वो एलिमिनेशन भी चालू रखिए, इससे क्या होगा, आंसर जल्दी निकल कर आएगा, ठीक है।
फर्स्ट ऑप्शन में आपको रिक्वायर्ड दे रखा है तो फर्स्ट भी एलिमिनेट हो जाता है, इसका राइट आंसर है बी। अगले क्वेश्चन पर चलिए। इम्पोर्टेंट, बहुत सिंपल एरर है। इम्पोर्टेंट जो है इसमें आपको वाउल साउंड दे रखी है। आर्टिकल का बहुत बेसिक सा रूल होता है कि जो आपके वाउल साउंड्स होते हैं उनके साथ हम ए का यूज नहीं करते हैं। ए का जो यूज है ये किसके साथ किया जाता है? कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ए को एलिमिनेट करना है और मुझे एन वाला ऑप्शन चाहिए। एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर डेट in our body, an important role in our body। तो ए वाले को तो मैं पहले एलिमिनेट करूं। लंग्स प्ले, और आपको जो है वो इट इज नेसेसरी टू प्रायोरिटाइज। हेंस ठीक है, बिकॉज की जरूरत नहीं है, हेंस वाला मुझे ऑप्शन चाहिए। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। Question number 15. Mushroom are a great addition in your diet because they are। एडिशन जो आपकी फ्रेज है ना, एडिशन के साथ जो प्रीपोजिशन जनरली यूज की जाती है वो टू है, तो मुझे एडिशन टू वाला ऑप्शन चाहिए और एडिशन टू वाला जो ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन है। सो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। Even though people may think, even though people may think that the increased eye pressure, even if नहीं चाहिए, it doesn't। हालांकि यहाँ पर जो है मैं डिस्पाइट दैट का मीनिंग ही बनाना चाहती हूँ। डिस्पाइट दैट के मीनिंग के लिए इवन दो का यूज किया जाता है और ऑल दो का यूज किया जाता है, तो इवन एज और इवन इफ वाला ऑप्शन तो मेरा एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, ऑल दो वाले सेंटेंस में ऑल दो पीपल मे थिंक एज नहीं चाहिए, दैट चाहिए। एज की वजह से ऑल दो वाला एलिमिनेट हो जाता है। even though people may think that बी और जो आपका गिवन ऑप्शन है वो सेम है, तो इसका जो मैं आंसर है वो क्या लिखूंगी? नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, हम सही को हटा के सही नहीं करते हैं, हम गलत को हटाकर सही करते हैं। चलिए, तो अगला जो सेक्शन मेरे पास आ चुका है वो आ चुका है क्लोज टेस्ट। ठीक है, इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्लोज टेस्ट को हम साथ ही साथ सोल्व करते हैं नॉर्मली। ठीक है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बताती हूँ क्लोज टेस्ट के लिए दो चीजों पर कमांड चाहिए। पहला है वोकैबुलरी, दूसरा है ग्रामर। जब हम लोग रेगुलर बैच में आएंगे तो हम इन्हीं दोनों सेक्शन के ऊपर बहुत बढ़िया से कमांड करने वाले हैं। ठीक है, और डैश ऑफ विटामिन डी। जब भी आप क्लोज टेस्ट को सोल्व करो एक बार जल्दी से, मतलब 10-20 सेकंड का टाइम लेकर पैराग्राफ को देख लीजिए। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की बात हो रही है। 40% इंडियन पॉपुलेशन में डेफिशिएंसी नहीं थी 2013 में, अब 77% हो चुकी है। और ये जो डेफिशिएंसी है वो एडल्ट में ज्यादा देखने में मिलती है, और जो वीमेन है उनको डेफिशिएंसी ज़्यादा हो सकती है, कुछ ऐसा दे रखा है। ठीक है, और जो विटामिन डी का प्राइमरी सोर्स है वो सन है। काफ़ी सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन सन को जो है वो सफिशिएंट सन जो नहीं ले पाती है। ठीक है, चलिए एक आइडिया लग गया कि ये पैराग्राफ किस बारे में है। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। द डैश ऑफ विटामिन डी, ऑप्शन देखिए, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की बात हो रही है। The deficiency of vitamin D across the country in 2013। अच्छा, ये बहुत कॉमन है, 40% लोगों में नहीं थी और करंटली ये 77% हो चुका है। द डेफिशिएंसी इज पर्टिकुलरली डैश इन। मुझे एक ऐसा वर्ड चाहिए जो इन के साथ सुटेबल हो। जनरल, प्रीवैलेंट। प्रीवैलेंट का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा एक तरीके से आप कह सकते हैं हमें देखने में मिलती है। ठीक है, तो 18 में मैंने आपको बोला है, बी में आप लोग क्या लगाएं? प्रीवैलेंट। प्रीवैलेंट मतलब अडल्ट में ये आपको बहुत कॉमनली देखने में मिलती है, बहुत कॉमन है देखने में। ठीक है, विमेन बिलोंगिंग टू द लोअर सोशल डेमोग्राफिक आर ऑल्सो। कोई ऐसा वर्ड लगाना है जो टू के साथ फिट बैठे।
अफेक्टेड टू, अवेयर टू, प्रोन टू इज द राइट आंसर। प्रोन टू का मतलब होता है जब किसी चीज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। मोर प्रोन टू, प्रोन टू। क्वेश्चन नंबर prone to. The primary sources of vitamin D is the exposure to the sun. There are many factors that prevent the majority of population to get sufficient sun. Sufficient sun what? एक्सपोजर। हमें सनलाइट कब मिलती है? जब हम सन के साथ एक्सपोजर में आते हैं, ठीक है। Modernization has meant that most people spend the bulk of their time indoors. Moreover, some of the cultural practices जैसे कि बुर्का पहनना पड़ता है, हम लोग सनस्क्रीन लगाते हैं, ठीक है। ज़रूर जितने भी आप आज के टाइम में ब्यूटी पोर्टफोलियोज देखते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, दे ऑल से द सेम थिंग, यूज सनस्क्रीन। बट सनस्क्रीन के फायदे होने के साथ साथ नुकसान भी है। अगर हम लोग सनस्क्रीन यूज करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो स्किन है वो विटामिन डी को प्रोड्यूस नहीं कर पाती बहुत ज्यादा, ठीक है। अ हाई लेवल ऑफ एयर डैश इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। हाई लेवल ऑफ एयर व्हाट? पॉल्यूशन। दूसरा क्या है? डाइटरी हैबिट्स आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल। Poor dietary habits contribute to a dash intake. What intake? Lower intake. ओके, तो हम लोग एग्जाम सोल्व करते करते लास्ट सेक्शन की तरफ पहुंच चुके हैं। और ये जो लास्ट सेक्शन है वो है रीअरेंजमेंट, ठीक है। रीअरेंजमेंट करने के लिए आपकी जो करेक्ट अप्रोच होती है वो ये होती है कि आप जितने ज्यादा हो सके पेयर बनाएं, ठीक है। आज जो हमारी रेगुलर क्लास होगी उसमें हम लोग इसके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे। हमें ये देखना है कि पहला सेंटेंस कौन सा हो सकता है और पहला सेंटेंस ढूंढने के बाद पेयर बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो देखते हैं कि पहला हमें क्या दे रखा है। हमें ई दे रखा है, ए दे रखा है और बी दे रखा है। तो सिर्फ इन तीनों को पढ़ो कि ये पहला हो सकता है या नहीं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक यूवी रेडिएशन एंड पोल्यूशन हो सकता है, देखते हैं बनेगा या नहीं। बी इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग दिस टाइम से पैराग्राफ स्टार्ट नहीं हो सकता, तो बी वाला जो ऑप्शन है ये तो एलिमिनेट हो जाता है। ई को देखिए, हैविंग अ स्किन केयर रूटीन बिकम इवन मोर व्हाट इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। यानी कि मुझे एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसमें ई और बी साथ में लगाओ, ठीक है। और ई और बी के साथ वाला केवल एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर ए। देखा कितनी इजीली सोल्व हो गया ये सेक्शन, ठीक है। तो जब हम इसके बेसिक्स कर चुके होंगे ना, आप भी इसी तरीके से चुटकियों में क्वेश्चन बना सकते हैं। आपको इस तरीके के क्वेश्चन बनाने में 5 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए दे रखा है, ई बी सी डी इसमें सारे दे रखे हैं, सबको ही देखना पड़ेगा। एंड से पैराग्राफ शुरू नहीं होता है, तो एंड वाले को तो मुझे किसी भी हाल में जो है वो फर्स्ट सेंटेंस बनाना नहीं है। एंड वाला तो किसी भी हाल में आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा नहीं। एंड आई हैड टू सोल्व, अगले में भी एंड दे रखा है तो बी भी नहीं होगा, तो ए वाले को एलिमिनेट कर दो, बी वाले को एलिमिनेट कर दो। इट बाय ब्रिंगिंग इन वाटर सप्लाई, इट बाय ब्रिंगिंग ये भी कहीं ना कहीं से लग ही नहीं रहा, कोई मीनिंग नहीं दे रहा। सी जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर दो। ही वॉज अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी एंड यूज टू स्ट्रांगली एड्रेस। तो जो आपको जहां पर सब्जेक्ट दे रखा है वहां से हम पैराग्राफ को शुरू करते हैं, यानी कि डी जिसका फर्स्ट आंसर है और डी के साथ बी राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। द स्कॉलरशिप इज एप्लीकेबल टू, किसके लिए एप्लीकेबल है? हमें ऑप्शन देख लेते हैं। आपको दे रखा है बी ए सी को ही पढ़ो केवल। 120 क्रेडिट इन द प्रीवियस एकेडमी ईयर, ये बी वाला एलिमिनेट कर दीजिए। अबव एंड अचीविंग अ मिनिमम ऑफ, ये हम देख सकते हैं अबव एंड अचीविंग अ मिनिमम ऑफ व्हाट 120 ई सब्सिक्वेंट। पहली बात तो इसको सी से भी स्टार्ट नहीं होना है
और इसको बी से भी स्टार्ट नहीं होना है, इसको स्टार्ट होना है ए से, ठीक है। और मुझे ऐसा ऑप्शन चाहिए जहां पर सी के बाद बी आ रहा हो। नहीं। द स्कॉलरशिप इज एप्लीकेबल टू ईच, सी के बाद बी आ रहा है डी ऑप्शन में, डी इज द राइट आंसर। पास्ट फ्यू डेज आवर, अच्छा ऑप्शंस में देख लेते हैं, ए दे रखा है, सी दे रखा है, बी दे रखा है, डी, यानी कि ई को तो पढ़ने की जरूरत है नहीं। ए को देखिए, पास्ट फ्यू डेज आवर अटेंशन हैज, पास्ट फ्यू डेज आवर अटेंशन हैज, लेट्स सी। बी में क्या दे रखा है, बीन ब्रॉट बैक, हैज बीन ब्रॉट बैक, यानी कि ए के बाद बी लगेगा तो बी वाला तो एलिमिनेट कर दो। ए के बाद बी किसी ऑप्शन में दे रखा होगा तो हम उसको देखेंगे, वैसे ए के बाद बी जो है वो हमें दे रखा है बी ऑप्शन में, बट बाकी के ऑप्शन फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग हो रही है किससे, जिसमें मुझे ए के बाद बी दे रखा है, इसकी स्टार्टिंग सी से हो रही है। इन द नेशनल कैपिटल, इन द, इन द नेशनल कैपिटल, इन द past few years, our attention in the national capital in the in the past few years. Nah. इसको ए से हम लोग बना के देते हैं, देखते हैं। इन पास्ट फ्यू ईयर आवर अटेंशन हैज एंड द वर्ल्ड हैज इन द नेशनल कैपिटल, नहीं हैज बीन चाहिए, ए के साथ बी तो मुझे चाहिए ही, ए के साथ बी तो मुझे चाहिए ही, यानी कि बी को हम लोग पढ़ के देखते हैं। As we witnessed alarming level of pollution in the national capital, ठीक है, B is the right answer. अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने एग्जाम के लास्ट सेगमेंट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 टू 30 ये प्योरली बेस्ड है वोकैबलरी के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आपको सेंटेंस की थोड़ी सी कॉमन सेंस और वोकैबलरी चाहिए, ठीक। लाओ चलो देखते हैं कि हमको क्या दे रखा है। पहला क्या दे रखा है, आपको करना क्या है, द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैव सेंटेंसेस इन विच 4 वर्ड्स हैव बीन हाईलाइटेड इन बोल्ड। ये जो वर्ड्स हैं मे और मे नॉट बी प्लेस्ड एट द करेक्ट पोजीशन, ये हो सकता है करेक्ट पोजीशन पर हो सकता है ये करेक्ट पोजीशन पर ना हो, तो हमें क्या करना है, इनको इंटरचेंज करके देखना है, ठीक है। द डिमांड फॉर MBA कंटिन्यू, MBA what, MBA डिग्री, ठीक है। तो ए के साथ मुझे किसको रिप्लेस करना चाहिए, सी को। ए और सी तो रिप्लेस होंगे, ये दो ऑप्शन में दे रखे हैं मुझे, ठीक है। द डिमांड फॉर MBA डिग्री इज स्टिल हाई एंड, एक मिनट, कंटिन्यू, कंटिन्यू की जगह मैंने सी वाला वर्ड यानी कि बी है, ए के साथ बी, ए के साथ बी, ऑफर रिटर्न इट मैसिव, मैसिव रिटर्न। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ हमारा मिस प्रिंटिंग है। ए के साथ जो है वो इंटरचेंज होगा बी, और सी के साथ जो इंटरचेंज है वो होगा सी, डी। तो इसके जो राइट आंसर है वो है क्या, ए और बी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ए और बी को आपस में इंटरचेंज होना चाहिए, डी और सी को, तो डी इज द राइट आंसर। ओके, डी इज द राइट आंसर। आपको आपका जो सेंटेंस बनेगा, डिमांड, डिमांड फॉर एन MBA, MBA व्हाट, डिग्री is still high and will के साथ क्या लगेगा, continue to be high because of the massive return it has to offer to students, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है डी, ए बी और ए इंटरचेंज होंगे, डी और सी इंटरचेंज होंगे, ठीक है। द डिमांड फॉर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैज डबल्ड, ए तो अपनी सही जगह पर लगा हुआ है,
हैज डबल्ड ईयर ऑर्गेनाइजेशंस, बी सही जगह पर नहीं लगा हुआ है, विद राइजिंग ग्लोबल कंसर्न ऑफ सिक्योरिटी ब्रीचेस एमिड्स्ट विद। तो क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम लोग बात करते हैं, एमिड्स्ट, ए अपनी सही जगह पर लगा हुआ है तो ए वाले ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, ए को किसी के साथ इंटरचेंज नहीं करना, तो एक ही ऑप्शन बचता है बी और डी वाला हमारा। ठीक है, देख लेते हैं बी और डी एक दूसरे की जगह पर लग सकते हैं। द डिमांड फॉर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ईयर हैज डबल्ड ईयर amidst with rising global concern, security breaches and rapid digitalization across organizations। हाँ जी, B is the right answer. B is the right answer. For question number 28, B is the right answer. चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। In recent times, there has been an increasing awareness, ठीक है, about what the consequences, A और B तो चेंज नहीं होने वाले हैं, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट होता है, बी एलिमिनेट होता है, सी एलिमिनेट होता है, डी। ए और बी आपके अपनी अपनी जगह पर सही लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, ये कब होगा जब तुमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है। और हम लोग पहुंच चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, और जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, द इंक्रीजिंग फॉर्मलाइजेशन, द इंक्रीजिंग फॉर्मलाइजेशन ऑफ स्मॉलर, ऑफ द स्मॉलर, तो कुछ आपको मीनिंग नहीं दे रहा है, ठीक है। ऑफ द स्मॉलर वेयर इन लार्जर, अच्छा लार्जर कंपनीज, ठीक है, स्मॉलर एंड लार्जर तो ये ठीक लगा हुआ है, आर हर्टिंग अवे, हर्टिंग अवे, टेकिंग अवे आना चाहिए, यानी कि बी की जगह पर डी, बी की जगह पर डी आपको बी ऑप्शन में दे रखा है और ई में भी दे रखा है। ए और सी देख लेते हैं, ए और सी लगेगा या नहीं लगेगा ये देख लेते हैं। ऑफ द इकोनॉमी, the increasing formalization of the economy wherein larger companies are taking away share from smaller, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है बी के साथ डी इंटरचेंज होगा, ए के साथ सी इंटरचेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने बनाकर देखे हैं आपके एसबीआई क्लैरिकल प्रीलिम्स में आए हुए सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये एग्जाम देके एक आइडिया लग गया होगा, ठीक है, कि किस किस तरीके के जो क्वेश्चन है वो हम लोगों के पास आ सकते हैं, ठीक है। अभी जब मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी तब भी हम लोग सेम ही एक और सेक्शन लेकर आएंगे कि हम एक और पेपर को जो है वो सोल्व करके देखेंगे और हमारे सामने आएंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। और उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके देखेंगे ताकि जब हम लोग अपने एक्चुअल कोर्स के ऊपर आए, ताकि जब हम लोग अपना कोर्स स्टार्ट करें तो हमारे दिमाग में ये पिक्चर बहुत क्लियर हो कि मेरे पास किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ताकि उन क्वेश्चंस को जब हम लोग टॉपिक वाइज उठा के देखें तो आप लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट भी आए, ठीक है, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना जो है वो हम लोगों को कुछ हद तक आसान भी लगे, ठीक है। फॉर नाउ आज की क्लास को हम लोग यहीं पर जो है वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। So thank you very much. I, Neha Sharma, is signing off. I will see you in next class. Thank you.